और बोलते भी हैं सबके घर वाले। तो लगता था कि यार अब घर जाएंगे तो घर वाले फिर से सुनाएंगे, फिर वही चीजें, रनिंग करो, सुबह 4 बजे जगो, क्यों? तो फिर ये इन सब के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? अग्निवीर में आप सीधे जा सकते हैं। सीधे जा सकते हैं, आपको फिजिकल निकालना है, मेडिकल निकालना, कोशिश करते रहे, कभी रनिंग में फेल, कभी उससे बाहर, टेस्ट से बाहर, मेडिकल से बाहर, चलती रही ये प्रोसीजर। पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया बहुत दिन, फिर उसके बाद हम आर्मी की तैयारी करने लगे और फिर वहाँ एनसीसी भी ले लिया हमने। उसमें ये सोच लिया हमने कि अगली साल मुझे सीनियर बनना है। वहाँ हमें सारे वेपन चलाने के लिए मौका मिला, एलएमजी था, कार्बाइन था, सारी चीजें। सीनियर में था, उससे नीचे एक रैंक होता है, वो मेरा दोस्त था। एज ओवर हो गई थी पूरा, फिर नहीं देख पा रहे थे, मतलब कई बार फेल हो जाते। लास्ट अब हमारे बस का है ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। क्या था कि एक बार 2016 में मेरा हुआ था रेलवे टीसी में, बैग भी छोड़ आया था, बोल दिया मैं, तू ले आना, मैं तैयारी करूंगा फिर से, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू हर जगह से जॉब छोड़ रहा है। जो आपका सिर्फ 5 दिन का इंटरव्यू होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, आप सीधा लेफ्टिनेंट बनोगे उसमें। तो आपका एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको 8 नंबर उसमें आपको मिलना ही मिलना है। एनसीसी वाला ही भरेगा और उसमें सिर्फ उसका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा ही नहीं। कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, जो जिसने बोल दिया वही कर लिया। कंफ्यूजन आज की डेट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा क्या है, जैसे किसी ने बता दिया, हम गधा घोड़ा की तरह, मतलब आजकल बिना स्मार्ट स्टडी के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल। लेकिन आजकल एग्जाम में वो चीजें आपको देखने को मिल रही है जो आपको बुक में है ही नहीं। आप कि लोग ना भ्रामक करते हैं, अगर मुझे वर्दी से प्यार नहीं होता तो मैं वर्दी के लिए इतना मेहनत नहीं करता और मैं आज नौकरी नहीं कर रहा होता जी। सीधी बात। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बुरा ही गाइड करेगा, वो अच्छा गाइड नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि आपको नहीं आना है। जिस आदमी की नौकरी एक बार में लग जाती है, 2 बार में लग जाती है, उसको नौकरी की अहमियत कभी पता ही नहीं लगती। आज की डेट में युवा इतना रो रहा है नौकरी के लिए, इतना बुरा हाल हो रहा है, जिस तरफ से आप देख रहे हो कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है बंदा फिर भी पास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा जॉब करने में। तो वो सामने वाले को क्या गाइड करेगा, इसमें नहीं आना, ये बेकार है। लोगों का बस मोटिवेशन अपने अंदर का होना चाहिए, दूसरे को देख के मोटिवेट होना कोई मतलब नहीं हो। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मैं नौकरी ना लगूं, सब यही चाहते हैं कि इतना मैं एफर्ट दे पाऊं कि मेरी नौकरी लग जाए। पेशेंस का बांध तब टूटता है आदमी के साथ जब हर बार बुरा हो रहा होता है, जब सारी चीजें छूट गई, आपके पास कुछ नहीं बचा है, लगेगा कि हाँ अब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ होने वाला नहीं है। कोचिंग पूरी तरह से सफलता नहीं दिला सकती। 3 महीने का मेरे पास टारगेट है, वो 3 महीने सिर्फ आपके होने चाहिए, ना कि शादी, पार्टी, यार दोस्त। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहीं हताश हो जाएगा, वो सोच लेगा कि अब मेरे बस का है ही नहीं। वो 1.5 महीना मेरा, 2 महीना रूम के अंदर ही निकला, किसी से कोई रिलेशन नहीं था उस टाइम। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका पॉडकास्ट चैनल थर्ड आई में। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे युवा उपस्थित हैं जिन्होंने न सिर्फ वर्दी पहनी है, बल्कि हजारों युवाओं को जो सपने हैं वर्दी पहनने के, उनको भी पूरा करने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और आज उन्हीं व्यक्ति के साथ में हम यहाँ पर अपनी बातचीत लेकर के आए हैं। लेकिन आज हम सिर्फ सफलता की कहानी नहीं सुनेंगे उनके द्वारा, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों लाखों युवा तैयारी शुरू करते हैं और कुछ मंजिल तक पहुंच पाते हैं और कुछ नहीं, जिसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो आज हमें जितेंद्र जी के माध्यम से पता चलेगा, जो डिफेंस में आज जॉब भी कर रहे हैं, बल्कि एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों युवाओं को वर्दी पहनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ जितेंद्र जी का। नमस्कार जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह और अभी फिलहाल मैं डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ। और सर से बात हुई थी, सर ने कई बार टाइम भी मांगा था कि भाई एक बार हमारी बात हो जाए, एक बार लोगों को, जो हमारे भाई, जो भाई बहनें हमारी जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक प्रेरित हो जाए, जिससे हम अपना बात पहुंचा सकें उन तक। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके सपने के बारे में ही जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा किया था कि जिसने आपको वर्दी की तरफ आकर्षित किया, और जो ये सपना है वो आपने किस तरह से देखना शुरू किया था? सपना तो ये था कि जब हम शुरू में ही 9th क्लास में था मैं, तो मुझे यहाँ, मैं अपने गांव की तरफ एक एनसीसी कैंप आया था। एनसीसी कैंप में मैं जब अपना कहीं मार्केट जा रहा था, तो मुझे उस एनसीसी कैंप की जो परेड वगैरह, पीटी वगैरह हो रही थी, वो मुझे देखने को मिली। तो वहाँ से क्या हुआ कि मुझे लगा यार ये क्या है क्या नहीं, मुझे तो पता नहीं था। तो बाद में मुझे फिर एक भाई मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने ये क्या चीज़ है ये जो हो रहा है यहाँ पे। वो यूनिफॉर्म में थे जी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे एनसीसी है। मैंने यार ये कैसे कैसे मिलती है, फिर मैंने उनसे पूछा, वो भी मेरे रिलेटिव थे,
तो वो थोड़ा मुझसे बड़े थे, तो उनसे पूछा, उन्होंने बताया भाई ये एनसीसी है और ये 10th क्लास के बाद जैसे आप 11वीं में आओगे तो आपको ये स्कूल के हिसाब से मिलती है, जहाँ पे कई स्कूलों में नहीं होती है, कई कई में होती है, बिल्कुल ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में होती है। जी। मैंने यार ये मुझे लेना है, तो मैं मम्मी पापा से बात किया घर पे आके, तो बोलते हैं घर वाले के देख ले बेटा जो भी करना है। तो मैं पहले 9th किया, फिर 10th किया। 10th के बाद तुरंत मैं उस भाई के पास चला गया। उस भाई ने मुझे बोला कि भाई मैं तेरे साथ चल रहा हूँ मथुरा, एक चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज है, उसमें ये सब प्रोसीजर था। हमने 11वीं में एडमिशन लिया और फिर वहाँ एनसीसी भी ले लिया हमने। एनसीसी में 1 साल हमारा निकला, बढ़िया निकल गया, अच्छा पीटी परेड भाई सब कुछ हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सभी आर्मी के साथ हमारा प्रोसीजर था पूरा, हथियार वगैरह का पूरा साफ सफाई, सीखना चलाना, सारी चीजें हुई। हाँ, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का बात होती है वो होती है हाँ, राइफल्स देखने की, और जब बहुत युवा में जब रहता है कि हाँ हम आज ये वेपन्स चलाएंगे और ये हाँ, वेपन्स हमें देखने को मिलेगा। वहाँ हमें सारे वेपन चलाने के लिए मौका मिला। एलएमजी था, कार्बाइन था, सारी चीजें, इंसास थी, जी। पिस्टल थी, सारी चीजें हमें दिखाई, हाँ। खोलने को सफाई करवाई, कैसे कैसे जोड़ना है, सारी चीजें हमें वहाँ सिखाई गई। और सिखाने के बावजूद उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर रहा, पूरा 1 साल हमारा निकला। और हमारा मतलब जो साल निकला उसमें ये सोच लिया हमने कि अगली साल मुझे सीनियर बनना है। एक सीनियर होता था हमारा, जितने भी बंदे होते थे उनके ऊपर एक सीनियर होता था। जी बिल्कुल। मेरा वही सपना था कि मुझे एक बार सीनियर जरूर बनना है इसमें। मैं खूब लगातार उस 1 साल मेहनत करके फिर अगले साल जब सीनियर का चयन होता है तो मेरा सीनियर में चयन हो गया। हम 2 लड़के थे, जिसमें एक सीनियर में था, उससे नीचे एक रैंक होता है, वो मेरा दोस्त था। तो 1 साल मतलब 2 साल का कोर्स था उस टाइम पे हमारा। तो मेरा बी और सी सर्टिफिकेट मुझे मिला था, जबकि अभी क्या है 3 साल का कर दिया है, ए बी सी 3 साल 3 साल का है। एनसीसी, पहले 2 साल का ही था। मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो उस टाइम पे भी 3 साल का बताते थे, और स्कूल टाइम में बी सर्टिफिकेट के लिए होता था, हाँ हाँ, सी सर्टिफिकेट के लिए, सी और बी, और फिर उसके बाद में कॉलेज में जाते ग्रेजुएशन थे, वाला। फिर वो ग्रेजुएशन में हाँ उसमें ए सर्टिफिकेट तक पहुंचते थे। हाँ, वही है। इसमें उल्टा चलता था, पहले बी मिलता है, फिर वो सॉरी सी मिलता है, हाँ फिर बी मिलता है, और फिर ए, ए मिलता है। वही था। तो 2 साल अपना मेहनत किया अच्छे से, वो बढ़िया ग्रेड से पास हुआ। फिर उसके बाद हम आर्मी की तैयारी करने लग गए। आर्मी का ही सपना था, आर्मी में ही जाना था। कोशिश करते रहे, कभी रनिंग में फेल, कभी एज उससे बाहर, टेस्ट से बाहर, मेडिकल से बाहर, चलती रही ये प्रोसीजर। फाइनली कहीं नहीं हो पाया, बहुत मेहनत कर ली, आर्मी में कहीं नहीं हुआ। फिर हम पैरामिलिट्री की तरफ फोकस किया, क्योंकि एज ओवर हो गई थी पूरा, फिर नहीं देख पा रहे थे। तो फिर उसमें देखने की चाह, सोचा कि भाई इसमें जाएंगे अब, पैरामिलिट्री में। फिर उसके बाद फिर तैयारी स्टार्ट की। जिस तरह से आपने जब तैयारी की थी तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये सपना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, कभी इस तरह की लगा, आपको फीलिंग बहुत हुई? मुश्किलें हुई, बहुत मुश्किलें हुई। मतलब कई बार फेल हो जाते, तो जब फेल होके जब निकलते हैं ना सेंटर से बाहर, तो ऐसा लगता है अब घर नहीं जाएंगे, लास्ट है, अब हमारे बस का है ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। बहुत से ख्याल आए, घर वालों के बारे में सोचते थे कि घर वाले ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, और बोलते भी हैं सबके घर वाले। तो लगता था कि यार अब घर जाएंगे तो घर वाले फिर से सुनाएंगे, फिर वही चीज़ें, रनिंग करो, सुबह 4 बजे जगो, फिर जाओ वही कोचिंग जाओ, फिर सारी चीज़ें। परेशान थे बहुत ज़्यादा, अंदर से दुखी हो तो गए। फिर ये इन सब के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि जैसे आप फेल हुए, हारे, तो फिर उसके बाद में दोबारा से आपने तैयारी शुरू की, फिर दोबारा आपने दौड़ना शुरू किया? मोटिवेशन क्या था कि एक बार 2016 में मेरा हुआ था रेलवे टीसी में, कोलकाता। तो मेरा क्या है, कोलकाता की वजह से मैं ऐसे ही मैं बीमार हो गया, वहाँ मुझे सूटेबल नहीं हुआ, तो मैं छोड़ आया था। उसके बाद मैं आते ही प्राइवेट ज्वाइन कर लिया, HDFC बैंक में। पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया बहुत दिन। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के बाद फिर मैं हो गया डीमैट अकाउंट खोलने पे HDFC में। उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त के पास चला गया दिल्ली। वहाँ मैं 10-12 दिन तैयारी, मतलब ड्यूटी वूटी देखा, इधर उधर कुछ नहीं मिला, मैं छोड़ के भगा आया उस दिन। बैग भी छोड़ आया था, बोल दिया मैं, तू ले आना, मैं तैयारी करूँगा फिर से। फिर प्राइवेट छोड़ के फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा घर में भी झगड़ा वगड़ा हो गया, घर वालों ने बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू हर जगह से जॉब छोड़ रहा है, तू भाई कुछ नहीं करेगा। फिर मेरे दिमाग में आया मैं अकेला रूम लेके रहूँगा और खुद ही अपने पैसे से जो करूँगा खुद ही करूँगा।
पहली बार जो वर्दी पहनने का ख्याल आपको एनसीसी देख करके आया था। हाँ एनसीसी में आपने बिल्कुल। देखा था, आपने बताया। तो अगर आज का युवा कई बार एनसीसी में जाता भी है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे स्कूल में होते हैं और एनसीसी को हम देखते भी हैं, तो मन में कई बार मोटिवेशन भी उठता है कि हाँ हम भी डिफेंस में जाएं या फिर एनसीसी ज्वाइन करें। एनसीसी से बहुत फायदे हैं। एनसीसी से आप ये मान लो कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हो तो आपका एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको 8 नंबर उसमें आपको मिलना ही मिलना है। 8 नंबर आपको उसमें मिलेगा। और बाकी आप आर्मी में जैसे अभी अग्निवीर हो गया है उसमें अगर आप दोगे तो आपको एग्जाम नहीं देना। अग्निवीर में आप सीधे जा सकते हैं? सीधे जा सकते हैं। आपको फिजिकल निकालना है, मेडिकल निकालना है। अच्छा। उसमें आपको सी सर्टिफिकेट आपके पास हो, कोई भी ग्रेड हो चलेगा, लेकिन पेपर भी नहीं देना है उसमें आप। उसके बाद आप अगर ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हो तो उसमें आपकी एसएसबी देना होता है, जो आपका सिर्फ 5 दिन का इंटरव्यू होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। आप सीधा लेफ्टिनेंट बनोगे उसमें। उसमें अग्निवीर के अंदर ही? नहीं 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 नहीं, वो परमानेंट रहेगा आपका। वो परमानेंट परमानेंट आप लेफ्टिनेंट तो- बनोगे तो आपको जो परमानेंट जॉब होती है 15-20 साल 25 साल, हाँ हाँ। वो आप उसमें आप बिना टेस्ट के आप सिर्फ 5 दिन इंटरव्यू क्लियर करके मेडिकल करके जा सकते हो एनसीसी से। मेडिकल करके एनसीसी अगर आपके पास आपके तो पास है, अगर आप युवा वो हैं और स्पेशली उसकी वैकेंसी निकाली जाती है अलग से, और कोई नहीं भर सकता उसमें। उसमें और कोई केवल एनसीसी वाला ही भरेगा और उसमें सिर्फ उसका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे युवाओं के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बात की, अगर आपके पास में एनसीसी है तो आप डायरेक्ट अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और उसी के साथ में आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसकी आपको तैयारी यहाँ पर लगातार करती रहनी होगी। सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि उस समय आपने जब तैयारी शुरू करी थी तो उस समय आपको रिसोर्सेज की ज़्यादा कमी महसूस हुई थी या फिर गाइडेंस की? मेन चीज तो गाइडेंस की थी, और रिसोर्स का इतना वो नहीं था। रिसोर्स तो जब भी थे यूट्यूब वगैरह तब भी थे, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है। कोई सबसे जो भी बता देता हाँ, कि ये कर ले, वही करने स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ी समस्या युवा के साथ में कंफ्यूजन यही था है, पूरा। वही कंफ्यूजन वाला है। क्योंकि कोई गाइड करने वाला ये नहीं था कि हम ये चीज क्लियर करके ये पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बताने वाला नहीं था, जो जिसने बोल दिया वही कर लिया, जिसने जैसा बोल दिया वैसे ही। बस। आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे हम कई बार बात करते हैं, अपने साथी हैं और भी कई युवा हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो भी इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हम तैयारी करें तो किस तरह से करें, कहाँ से करें। तो उसी के लिए अगर आप कुछ अपने साथी युवाओं को बताना चाहते हैं तो वो किस सबका तरह से और कहाँ ये से बात करें? आपका बिल्कुल सही है सर, कि हाँ सबका होता है कंफ्यूजन आज की डेट में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारा क्या है, जैसे किसी ने बता दिया हम गधा घोड़ा की तरह मतलब तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी करते हैं और आजकल बिना स्मार्ट स्टडी के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। क्यों कि पहले जो होता था कि आपका ये सिर्फ फिक्स बुक थी, उनसे सारी चीजें आपको मिल जाती थी, लेकिन आजकल एग्जाम में वो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जो आपको बुक में है ही नहीं आपके में। तो आजकल आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, ना कि गधा घोड़ा के तरह काम करने की। आज हम देखते हैं कि 90% जो यूथ है जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है वो पहले ही डर जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? डरना यह है कि लोग ना भ्रामक करते हैं, जो जिस जॉब में मैं हूं या कोई भी किसी भी जॉब में है, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि सामने वाला इस जॉब में आए। हर आदमी का अलग अलग मेंटलिटी होता है। अगर मुझे वर्दी से प्यार नहीं होता तो मैं वर्दी के लिए इतना मेहनत नहीं करता और मैं आज नौकरी नहीं कर रहा होता। जी सीधी बात। अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं किसी को गाइड करूं तो मैं अच्छा गाइड करूंगा। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो बुरा ही गाइड करेगा, वो अच्छा गाइड नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि आपको नहीं आना है इसमें। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जिस आदमी की नौकरी एक बार में लग जाती है, 2 बार में लग जाती है, उसको नौकरी की अहमियत कभी पता ही नहीं लगती है। जी, सबसे अच्छी बात कही आपने, यहाँ ठीक पर है, देखने हाँ। को मिलता है ये बात। नौकरी की अहमियत तब पता लगती है जब वो गिर के उठता है ना, संघर्ष करता चला जाता है। आज की डेट में युवा इतना रो रहा है नौकरी के लिए, इतना बुरा हाल हो रहा है। जिस तरफ से आप देख रहे हो कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है बंदा फिर भी पास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ठीक है। सरकार की तरफ से जॉब ही नहीं निकल रही है, कोई मतलब बहुत ही नहीं ज्यादा लेट है। है। युवा तैयारी करता है लेकिन तैयारी करते टाइम पे जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो सेंटर पे भी पहुंच जाते हैं, पेपर भी बहुत दे देते मुश्किल हैं, है। तो वो आती है खबर लीक हो गया। जैसे अभी बीच में नीट का एग्जाम्स है वो भी लीक बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, लेकिन आदमी उससे पहले, अब आपको कोई जैसे कि अगर एक बार में किसी का जॉब लग गया तो उसे नहीं अच्छा लगेगा, वो बोलेगा यार मजा नहीं आ रहा जॉब करने में, तो वो सामने वाले को क्या गाइड करेगा, इसमें नहीं आना, ये बेकार है, इसमें ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम। आप ये चीज क्यों नहीं सोच रहे हो कि आप हाई स्कूल पास भर्ती के लिए गए हो, आपको 55,000 60,000 सैलरी आपको मिल रही है, एक
10th क्लास बंदे के लिए जी। कोई देगा घर पे? नहीं देगा। सारी फैसिलिटी मिल रही है, बिल्कुल। कोई देगा? कोई नहीं देगा। बस लोगों का बस मोटिवेशन अपने अंदर का होना चाहिए, दूसरे को देख के मोटिवेट होना कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो आज की जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा मेहनत से डरती है या फिर उसमें पेशेंस की कमी है, ये आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मेहनत हर बंदा करता है, मेहनत में कोई कमी अपनी में नहीं छोड़ता है, और कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि मैं नौकरी ना लगूं। सब यही चाहते हैं कि इतना मैं एफर्ट दे पाऊं कि मेरी नौकरी लग जाए। बिल्कुल। बात होती है सही गाइडेंस की और थोड़ा पेशेंस की। पेशेंस का बांध तब टूटता है आदमी के साथ जब हर बार बुरा हो रहा होता है, जब लगातार सारी चीजें आप फेस करते जा रहे हो, अंत में आपके साथ सारी चीजें नेगेटिव हो जाएं, तो वहां आपका पेशेंस का बांध टूट जाएगा। आपको लगेगा मेरे बस का है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वही लास्ट टाइम जो होता है ना, जब सारी चीजें छूट गई, आपके पास कुछ नहीं बचा है, लगेगा कि हाँ अब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ होने वाला नहीं है, वहीं आपका सिलेक्शन की सफलता की सीढ़ी है, वहीं से आपकी सफलता मिलने वाली है, आपको ये मान लो आप। क्या कोचिंग हर स्टूडेंट को सक्सेस दिला सकती है या फिर वो अपनी तरफ से ही तैयारी करे तो उसमें भी उसको सफलता मिल सकती है? कोचिंग पूरी तरह से सफलता नहीं दिला सकती। कोचिंग एक गाइड कर सकती है चीजें कि इस तरह से सीक्वेंस वाइज आप पढ़ सकते हो, चीजें कवर खुद ही करनी है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होना है। तैयारी तो आप खुद नहीं करनी खुद होगी। ही करनी पड़ेगी तैयारी। जी। वो आपके लिए एक जैसे छोटे बच्चे का होता है ना, पकड़ के सहारा दे के चलाते हैं, वो वाला सीन है वो कोचिंग। एक तरह का आपको रोड मैप बता देते हैं कि बस। आपको ये इस तरह से तैयारी करनी बस, होगी। बस, बस। वो तो सीधी सी बात है, अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं या फिर स्कूल में स्टडी करते हैं तो टीचर हमें कुछ क्वेश्चंस समझाते हैं, बस, कुछ बस, वही है, चीजें बताते वही हैं, चीज है। तो उसके बाद में हमें खुद ही पढ़ना होता है। बस तो यही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर का भी यहाँ पे अहम रोल हो सकता है हाँ, होगा। कि वो हमें सही तरह से अगर गाइड करें तो एक व्यक्ति अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको प्राप्त यहाँ पे कर सकता है। बिल्कुल। सिलेक्शन मेहनत से होता है या फिर सही तेजी से? देखो, इसमें क्या है, आपकी मेहनत और स्ट्रेटजी दोनों चाहिए। मेहनत मैंने पहले भी बोला था, गधे घोड़े वाली करनी नहीं है। मेहनत उस हिसाब की आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आपके पास जो सामने टारगेट है कि 3 महीने का मेरे पास टारगेट है, वो 3 महीने सिर्फ आपके होने चाहिए, ना कि शादी पार्टी यार दोस्त, ये सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी। बिल्कुल। सपना पूरा तब होगा जब आप एक कमरे में बंद होके अपने सपनों को वहां पे अपना मेहनत किताबों के साथ लगोगे, तब जाके आपका सपना पूरा होगा। जैसे आप खुद डिफेंस में भी हैं और आज यूट्यूब की या फिर अन्य माध्यम से जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आप अनेकों स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं, तो आपने ऐसी कौन सी जो गलती है स्टूडेंट की देखिए जो एक स्टूडेंट बार बार में दोहराता है? मेन चीज ये है, स्टूडेंट की गलती ये होती है कि जैसे ही कि आप एग्जाम देने गए, एग्जाम का रिजल्ट आया, सारी चीजें देखी, फेल हो गए, बस वहीं हताश हो जाता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहीं हताश हो जाएगा, वो सोच लेगा कि अब मेरे बस का है ही नहीं। जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि मेरी गलती क्या थी जो मैं इतने नंबर से रहा, कितने नंबर से रहा, कितनी कमजोरी था, किस सब्जेक्ट को मैंने फोकस नहीं किया। अगर वो फिर से वही काम करे तो वो अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा 2021 का रिजल्ट आया था 8 नवंबर को। 8 नवंबर को रिजल्ट आया और 9 नवंबर को मैं ये दूसरा वाला फॉर्म भर के आया था 2023 वाली भर्ती का, और पेपर डेट फिक्स थी 9 जनवरी। अब मेरे पास जो समय बचा वो कितना बचा, नवंबर से दिसंबर और जनवरी, 1.5 महीने 2 महीने का समय था। उस 1.5-2 महीने में मैंने बस इतना सोच लिया कि अगर यही टाइम है मेरे पास, और जो मेरी पीछे की गलती थी, मैं 1 नंबर से रहा था, जो मैं 1 नंबर से रहा हूं, अब इस बार मुझे फर्स्ट चॉइस चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे जो भी मिलता बीएसएफ मिलता, लेकिन मैंने अब इस बार मैं फर्स्ट चॉइस जो भरूंगा वो लेनी है मुझे। वो मेरा पूरी तरह से मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। वो 1.5 महीना मेरा 2 महीना रूम के अंदर ही निकला, किसी से कोई रिलेशन नहीं था उस टाइम। तो अगर आप किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है फोकस। अगर आप फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप उस सीढ़ी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जिसको आप प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी एक बात बताई थी कि अगर आप कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी सिविल सर्विस की, तो सबसे बड़ी अहम बात है कि आपको कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को त्याग करना यहाँ पे पड़ेगा। सर, आज के टाइम में जिस तरह से सोशल मीडिया का बहुत तेजी के उपयोग किया जाता है, तो आज का जो यूथ है वो उसको जो सोशल मीडिया है उसे एक तरह की मदद मिल रही है या फिर वो इसके माध्यम से भटक रहा है? सोशल मीडिया
अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है सर कि यूज किस वे में कर रहे हैं हम। अगर हम रील स्क्रॉल करने में कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। अगर हम उसे सही यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई हमें कोई क्लास देखनी है, कोई अपना चैप्टर क्लियर करना है, आजकल ऑनलाइन दुनिया भर के वो चल गए हैं, आपके सॉल्यूशन भी हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप डालो तुरंत आपका सॉल्यूशन है। बिल्कुल मिल जाता है। आपका वो यूज करने का तरीका क्या है? आप रील स्क्रॉल करने में लग रहे हैं तो टाइम वेस्ट है, बिल्कुल वो पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसमें आपका 1 घंटे क्या 2 घंटे भी पता नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ठीक है। सर। मोबाइल एडिक्शन सिलेक्शन का कितना बड़ा दुश्मन है, वो इसके बारे में आप यूथ को मैं आपको बता पूरी देता तरह से हूँ, बताइए। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है, जब भी आप पढ़ रहे हैं मोबाइल एरोप्लेन मोड होना चाहिए सबसे पहले। आपको जब भी पढ़ाई करनी है बुक से तो आपका मोबाइल बिल्कुल एरोप्लेन मोड होना चाहिए, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, तब तो होगा आपका पढ़ाई। और मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए पहली बात। लोग क्या करते हैं, टेबल पे मोबाइल रखा है, नेट ऑन है, छोड़ दिया ऐसे ही और आप पढ़ने लग रहे हैं, तुरंत कोई मैसेज आएगा, तुरंत अरे पहले मोबाइल देखेगा, उसके बाद फिर 2 मिनट उसमें देखने के चक्कर में फिर एक रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, जब देखता हूँ उसमें पूरा भटक जाता है आदमी। आज के समय में जैसे हमने देखा है सरकार भी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रोवाइड कर रही है, और क्लास के जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट्स भी दे रही हैं, और वो उनका उपयोग भी कर रहे हैं। अब किस तरह से वो उपयोग कर रहे हैं वो तो या तो वो खुद जानते हैं या फिर उनके टीचर जानते बस हैं। बस बस वही। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे, जब सरकार ही इस चीज को बढ़ावा दे रही है तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मोबाइल को बिल्कुल अलग रख दो, और सरकार स्टूडेंट को टैबलेट्स दे रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, रीजन ये होता है, आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले रहे हो तो ठीक है, चल रहा है, आप ऑनलाइन देख रहे हो, मोबाइल से ही देखोगे फिर तो ऑनलाइन कहीं से देख नहीं सकते हो। जी आजकल क्या है, स्कूलों में भी ऑनलाइन वर्क देना स्टार्ट कर दिया, हाँ। होमवर्क ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन देते हैं। ठीक है, तो जी। वो अपना ठीक है कर रहे हैं। लेकिन सारी चीजें क्या है, इस चीज में सबसे अहम रोल प्ले करेगा माँ बाप का, कि बच्चे को हर टाइम इतना याद रखना है कि जब वो अपने रूम में पढ़ रहा है तो वो पढ़ ही रहा है कि कुछ और ही और देख कर रहा रहे है। हैं, हाँ, ऐसा होता है। उसमें सिर्फ माँ बाप ही देख सकते हैं, क्योंकि वहां स्कूल में ये चीज नहीं देख पाएगा ना, हाँ बिल्कुल सबके साथ नहीं देखेगा, वो अकेले में देखेगा, कुछ भी देखेगा, रील देखे कुछ भी देखे। बिल्कुल तो ये तो माँ बाप का ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ बाप को पूरा नजर रखना है कि बच्चा हमारा कर क्या रहा कर है, क्या रहा है। वो पढ़ाई अपना होमवर्क कर रहा है या रील स्क्रॉल कर रहा है। सिलेक्शन का रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले आपने किसको फोन किया था? सिलेक्शन का जब मैं रिजल्ट देखा था, मैं क्योंकि रूम लेके रहता था, घर पे तो रहता ही नहीं था, तो मैंने तो देखा नहीं था रिजल्ट, क्योंकि मैं पहले ही से ही मैं बहुत परेशान था। तो मेरे दोस्त का फोन आया था कि जीतू है, मैं सो के जगह था, लेट सोता था जब, तो 8 बजे जगह था, फोन आता है मेरे दोस्त का, तेरा सिलेक्शन हो गया है और एसएसएफ मिली है तुझे। एसएसएफ मेरी फेवरेट वो थी पोस्ट। मैंने कि यार बहुत खुशी हुई मुझे। फिर मैंने देखा रिजल्ट में नाम, तो एसएसएफ मेरे लिस्ट में नाम नहीं। फिर मैंने फोन किया उसे, मैंने कि यार मेरा एसएसएफ में तो नाम नहीं है। तो बोलता है यार मैंने तो देखा था, तेरा ये कितना नंबर है? मैंने कि मेरा 144 कुछ था। बोलता है यार 142 43 पे तो गई है शायद। तो उसने क्या किया, लड़कियों की कट ऑफ देख ली। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा से देखा तो मेरा नाम था सीआईएसएफ की लिस्ट में। मैं बहुत रोया, बहुत खुशी भी हुआ, रोया भी। रोया इसलिए था कि मैं फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, अच्छा मेरा एसएसएफ था फर्स्ट चॉइस। रोया इसलिए था, और खुशी इसलिए थी कि जो बेरोजगारी का धब्बा था, जो इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, कोरोना में घर से बाहर रहना, खुद बनाना खाना, और घर वालों से भी झगड़ा हो गया इस चक्कर में भाई कि मुझे पढ़ना है। वो संघर्ष को देखते खुशी भी हुई और रोना भी आया। पर लगा कि यार जो तूने इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, उसका आज फल मिल गया। फिर मैंने तुरंत स्टोरी लगाया। मेरा कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम वो इतना नेटवर्क नहीं था। जैसे ही मैंने स्टेटस लगाया, लोगों का कांग्रेचुलेशन का बेस आना स्टार्ट हो गया पूरा। लोग सभी यही बोल रहे थे कि हम तो ये सोच रहे थे कि तेरा शादी हो गया, तेरे बच्चे हो गए, तू प्राइवेट जॉब कर रहा है, अच्छा तू कहाँ था। तो बड़ा वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ था उस टाइम। जो आपने किसी को यहाँ पे फोन ना कर करके एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सभी को इस चीज के बारे में बताया। हाँ, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था उस टाइम पर? पेरेंट्स का रिएक्शन तो यही था कि घर वालों को लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सबको यही लगता था कि भाई ये कई बार नौकरी छोड़ देता है, प्राइवेट भी नहीं करता है, तो शायद अब लग नहीं पाएगा। पापा तो हमारे यही कहते थे मुश्किल है भाई, तेरा नहीं होगा।
क्योंकि सभी बोलते थे पापा कि बेटा उसके लड़के का हो गया, उसके लड़के का हो गया। घर में ये ताने सबको मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट लाइफ में आज की डेट में है, पैसे की किल्लत और घर वालों के ताने, ये तो मिलने ही मिलने सबको, इसमें कोई वो नहीं है। और यही ताने हमें सफलता तक ले जाते हैं। मैंने देखा है कई पेरेंट्स कि जब उनके बच्चे किसी तरह से हताश होते हैं या फिर किसी जॉब्स का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, किसी एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, तो वो खुद से उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, आप और आगे मेहनत करना है, आपकी कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कमी रही होगी। तो पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं। वो तो सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन उस बंदे के अंदर आएगा उस टाइम। अगर माता पिता ने इतना बोल दिया ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है उस टाइम। पहली बार जब आपने वर्दी पहन करके खुद को आईने के सामने देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा फील हुआ था। लगा था कि जो सपना देखा था वो आज हमारा पूरा हुआ। सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी कि जब हम 6 महीने की, साल भर की कठिन ट्रेनिंग के बाद, खूब मेहनत करने के बाद, जब हम शपथ, हमारा समारोह होता है, तो रूह कांप रही थी उस टाइम जब हम शपथ ले रहे थे जी। अंदर से, मतलब आंखों में आंसू, रूह कांप रही थी शपथ ले रहे थे जब। बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम पे। वर्दी थी शरीर पे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। लोग बाहर से वर्दी को देखते हैं, लेकिन आपने तो वर्दी को अंदर से देखा है, तो उसकी असली रियलिटी है क्या? जैसी वो बाहर है ऐसी है या फिर अंदर कुछ और है उसमें? वर्दी का देखो, देखने का नजरिया अलग अलग है। वर्दी में रूल रेगुलेशन सारी चीजें बहुत ज्यादा है। सिर्फ वर्दी पहनने से ही सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। वर्दी के नियम कानून, सारी चीजें, हर चीज फॉलो करनी होती है। मेन है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन, टोटली डिसिप्लिन। वर्दी अगर पहन ली आपने तो आप डिसिप्लिन पूरा, 1% भी आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को उल्टा बिहेवियर नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत नहीं बोल सकते। सबके साथ आपका सर का व्यवहार होगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा। सबका आपको, जब भी आपको कोई सामने से देखेगा तो वो आपको उस नज़र से देखेगा कि ये हमारी हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार रहता जैसे आज के समय में हम देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, है। जो पुलिस की एक मेंटलिटी यहाँ पे समाज में देखने को मिलती है, लोगों को होती है कि पुलिस तो हमारी मदद करने के लिए नहीं है, इस तरह से है। उसी तरह से डिफेंस को एक अलग उसमें लेके चलते हैं कि अगर फौजी है तो सहयोग जरूर करेगा, हेल्प है, और इस तरह से। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है आज के समय में? देखो, थोड़ा सा नजरिया होता है। आजकल पुलिस विभाग भी ऐसा नहीं है। पुलिस विभाग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर आदमी करप्ट कहीं भी नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, तो एक आदमी की वजह से क्या है, सारा पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है। आप एक फौजी अगर कोई गलती कर दे तो पूरी फौज बदनाम है। बिल्कुल। क्योंकि एक इंडिविजुअल, अगर आप सरकारी नौकरी में, आप वर्दी वाले हैं, किसी भी फोर्स में हैं आप, तो आपने अगर गलती कर दी तो आपका फोर्स पूरा बदनाम होगा, ना कि आप अकेले। आपको नाम से बदनाम नहीं करेगा कोई। तो लोगों का नजरिया देखने का अलग अलग है। पुलिस वाले भी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत हैं जो भी आप देखोगे। अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत हैं जो हर टाइम हेल्प करने में लगे रहते हैं। उनका 1% कोई लोभ लालच नहीं है किसी चीज। आर्मी वाले का ये होता है कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लोगों से दूर रह रहे हैं। घर घर 6-6 साल महीने 6-6 बार छुट्टी मिल रही नहीं मिल रही है उनके। आपको एक चीज नहीं पता है, बच्चा जब होता है ना, माँ प्रेग्नेंट होती है, बच्चा होता है, 6-6 साल महीने जब आते हैं ना, तो बच्चे भी नहीं पहचानते हैं। बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी गेट खोल के देखना कौन आया है। ये वाला सीन हो जाता है फौजियों का। बिल्कुल सर, ठीक है, हो जाता है बिल्कुल। और ये उस समय पे सबसे बड़ा इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है उस टाइम पे कि अपना बच्चा खुद हमें नहीं पहचान पा रहा है। हाँ। और एक तरफ जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों के पास में ही रहते हैं। पुलिस वो वाले हर आप समय देख रहे हैं, खेलते हैं, लोकल पुलिस है, अपना रहते हैं, साथ में बिल्कुल, रहते हैं, कोई दिक्कत। मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आज के समय में जो युवा डिफेंस में तैयारी कर रहा है, चाहे वो पुलिस की है या एयरफोर्स की है या CISF है, आर्मी है, BSF है, या महिला है या पुरुष है, तो उसको अगर अपनी तैयारी करनी है तो किस तरह से अपनी गाइडेंस उनके लिए देना चाहोगे? मेन चीज ये है कि अगर आपने मन बना लिया कि मुझे भाई डिफेंस में जाना है, तो आपका शुरू से ही हाई स्कूल 10th में जब भी आप आ रहे हो, ठीक है, आप तुरंत जैसे ही इंटर आपका होता है, तुरंत आप अपना अग्निवीर का तो आपको पता है भाई 17.5 से आपका स्टार्ट हो जाता है। नेवी एयरफोर्स का भी 17.5 से हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपका जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका आपका 18 से होता है। ठीक है, तो अगर आपका 18 से एज हो रहा है तो आपको जैसे ही आपका 16 साल एज होता है, आपको तुरंत ही कंपटीशन की चीजों को पकड़ लेना चाहिए। कुछ किताबें जो हैं फिक्स हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके,
और इंग्लिश, ये सारी चीजें क्या है, ये फिक्स आपकी किताबें हैं। इनके अलावा आपके पास जो है नए नए साधन हैं आपके, यूट्यूब पे बहुत से आजकल फ्री टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत टीचर हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आपका यूट्यूब है, आप ऐसा नहीं है कि आप बैच परचेज ही करो, बिना बैच के भी सारे सिलेक्शन ले रहे हैं लोग बहुत, मैंने भी लिया है, एक भी पैसे का परचेज नहीं किया आज तक। जो भी दिक्कत होती थी यूट्यूब पर डाला, पूरा कंप्लीट कर लिया, बस नोट्स बना लिए और हो गया काम। यही था मेरा, बुक ले रखी थी अपनी, वो उनसे पढ़ता था। ड्यूटी का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? ड्यूटी का सबसे मुश्किल हिस्सा, जब हम कभी कभी ड्यूटी करते हैं, अकेले रहते हैं, और जब हमें कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है जब हमें छुट्टी नहीं मिल पाता है, तो हमें लगता है कि यार कहाँ आ गए। बस एक उस टाइम जरूर लगता है कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि फोर्स का ऐसा होता है कि हर टाइम आपको छुट्टी नहीं मिले। बिल्कुल। भाई अभी हम इलेक्शन में हैं, कहीं यार हमारा इमरजेंसी ड्यूटी जाना पड़ गया, और हमारे घर में भी कोई उस टाइम इमरजेंसी हो गया, तो नहीं भी मिल पाता है छुट्टी कभी कभी। लेकिन आजकल पहले से ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो गई हैं, छुट्टी हर 2-3 महीने में आदमी को मिल रहा है, और इमरजेंसी जैसे कोई हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन दे के 1-2 दिन के लिए आपको छोड़ा जा रहा है। पहले जैसा सीन नहीं, जैसे पहले क्या है, छुट्टियां मिलती नहीं थी, अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पहले जैसे देखने को मिलता था हाँ। कि उस टाइम पे छुट्टियां बहुत बहुत लंबे टाइम तक थी, वो जी एक एक साल तक भी हाँ, घर पर नहीं आते थे, नहीं आते। अगर एक व्यक्ति जॉब की तैयारी कर रहा है और वो डिफेंस में जाना चाहता है, हाँ हाँ, ठीक है, डिफेंस में वो किसी में भी हो सकता है, तो उसमें एक यूथ का जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। उसको फिजिकली स्ट्रेंथ होना जरूरी है, यानी फिजिकली मजबूत होना जरूरी है, या फिर मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है? देखो, आदमी को सबसे ज्यादा तो मेंटली मजबूत होना जरूरी है इसमें। आप अगर मेंटली मजबूत हो तो आप फिजिकल भी निकालोगे और आप रिटर्न भी निकालोगे। मेंटली मजबूत का मतलब है आपको अपने अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए सारी चीजों की, आपको लगना चाहिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। जी। तो आपका ये सिर्फ दिमाग ही तो कहता है, मेंटली तो होना चाहिए प्रिपेयर आदमी। बिल्कुल। मेंटली अगर मजबूत होगा तो सारी चीजें क्लियर करेगा, बिल्कुल। फिजिकल मेडिकल और सारे पड़ाव पार कर जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कर जाऊंगा ये काम, तो वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर वो मेंटली तो मजबूत है लेकिन फिजिकल के उसमें उसकी कमजोरी है, तो फिर फिजिकल का कमजोरी दूर किया जा सकता है कैसे, कि जैसे आपका एग्जाम हुआ, आपको लगता है कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो आप तभी से स्टार्ट कर दो। फिजिकल इतना हार्ड कोई भी नहीं है आज की डेट में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पैरामिलिट्री फोर्स में 5 किलोमीटर फिजिकल होता है, जो कि आपका 24 मिनट में तो आप नॉर्मली आप निकाल सकते हो। आप 1 महीने की तैयारी अगर करते हो अच्छे से तो आप निकाल लोगे। आर्मी का आपका 1600 मीटर का है, जो कि उसमें भी अभी टाइमिंग दे रखी है। पुलिस का आपका जो भी स्टेट पुलिस का है उनका भी नॉर्मली है। घर से दूर रहना कितना मुश्किल होता है? घर से दूर रहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाई जब घर से बाहर रहेंगे, फैमिली से, माता पिता से, बच्चों से दूर रहेंगे, तो थोड़ा लगेगा यार कि कहाँ आ गए, किसके लिए कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा लगता है बच्चों की तरफ देख के चलो हम नहीं तो बच्चे तो सुखी हैं, माँ बाप, फैमिली सभी खुश रहते हैं, अच्छा भी लगता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि सारी चीज़ें पैसा ही है, बिन पैसे के तो कुछ हो ही नहीं रहा आजकल। जब से नौकरी लगती है आदमी की चीज़ें सारी बदल जाती हैं, हर आदमी का देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब भी छुट्टी आते हैं तो फील होता है यार बहुत अच्छी जगह पे हैं। अच्छा। लेकिन जब अकेले रहते हैं तो थोड़ा लगता है कि घर से दूर यार बहुत मुश्किल है। अगर उस समय आपने हार मान ली होती तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? मेरा तो बहुत मुश्किल था। मैं तो सोच लिया था कि मैं ना तो शादी करूंगा और ना मैं यहाँ रहूंगा, मैं घर से दूर हो जाता, घर वालों के पास ही नहीं रहता। मेरा तो बस यही था कि अगर मेरा सरकारी नौकरी नहीं होता है तो मैं चला जाता कहीं और घर वालों से दूर कभी नहीं आता, घर वालों के पास, ना शादी करता। मेरा तो यही था, मैंने तो सोच रखा था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था उस टाइम। क्या कभी खुद पर आपको डाउट हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार। जब भी थोड़ा रहता था तो वो लगता था अब नहीं होगा यार। एक मेरा दोस्त था, वो अभी सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, वो पहले एसएसएफ में था, गृह मंत्रालय में। बहुत अच्छा आदमी था, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था, कम भी नंबर आता था मेरा, तो बोलता था तू तो निकाल देगा पेपर। वो कभी ये नहीं बोलता था तेरा तो इतना नंबर कम क्यों आया, कभी भी नहीं बोला उसने मुझे। बस यही बोलता था अरे ये पेपर टफ था इसलिए तेरा कम नंबर है। कभी उसने ये नहीं बोला मुझे कि तू पेपर निकाल ही नहीं सकता। हमेशा उसने मोटिवेट किया मुझे। जी।
आज आप अपने आप को जब पीछे मुड़कर देखते हैं, जो पुराना वर्जन था वो क्या था? अरे बहुत अजीब लगता है पहले वाले दिनों पे। आज अगर मैं सोचने लग जाऊं तो मैं ये सोचता हूँ मैं आदमी क्या था रे पहले, यही समझ में नहीं आता मैं कौन था क्या था। मतलब बहुत परेशान रहता था, बहुत ज्यादा परेशान रहता था, वो स्थिति थी मेरी। एक ऐसी सच्चाई जो हर डिफेंस की तैयारी करने वाले यूथ है, उनको जो आप बताना चाहेंगे और उन्हें जाननी चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी जगह कैसे कैसे देखनी है, किस नजरिए से देखनी है। सच्चाई कुछ नहीं होती है। नौकरी अगर आप कर रहे हो तो आप नौकर हो, सीधी बात है। आप मालिक नहीं हो। नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी क्यों करी? गर्ज परी इसलिए करी भाई, सीधी बात है। बिल्कुल। तो अगर हम भाई अब कहीं जा रहे हैं, छोटे लेवल से या बड़े लेवल से भी जा रहे हैं, नौकरी का मतलब आप नौकर हो। हर आदमी के ऊपर एक ना एक वो है, चैन है पूरा। बिल्कुल चैन होती है। तो अगर आप कोई गलती करोगे तो आपका ऊपर वाला डांटेगा, वो गलती करेगा तो उसका ऊपर वाला डांटेगा। तो सहन शक्ति उसमें आपको बहुत जरूरी है। सबसे चैलेंजिंग काम होता है आपका सहन शक्ति वाला। हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाता है ट्रेनिंग में, कि आपको सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। सामने आपके लोग हैं, आप भाई पब्लिक प्लेस पे रहते हो, सिविलियन से आपका बातचीत होता है तो कैसे बातचीत करना है, किसी को डांटना नहीं है, किसी को फटकारना नहीं है, कैसे मैनेज करना है, अगर लड़ भी रहा है तो कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जितेंद्र जी, अब हमारे यहाँ पर एक रैपिड फायर रहने वाला है, जिसमें मैं आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा, तो उनमें से आपको अपने जो भी आपके विचार हैं वो इस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। वर्दी या आरामदायक जिंदगी? वर्दी। डर या कर्तव्य? कर्तव्य। सपना या त्याग? सपना। आसान रास्ता या सही रास्ता? सही रास्ता। सिलेक्शन या फिर ट्रेनिंग? इसमें तो दोनों ही चीजें। टैलेंट या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। मोबाइल या मिशन? मिशन। हार या आखिरी दम तक लड़ाई? आखिरी दम तक लड़ाई है। अगर कभी कोई 17-18 साल का लड़का या लड़की यह पॉडकास्ट देख रहा हो और उसे लग रहा है कि वह अपने सपने पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आदमी नहीं कर सकता है। अगर आपने कोई भी चीज ठान ली कि आपको भाई मुझे सिलेक्शन लेना है किसी भी फोर्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अधिकारी भी बन सकते हो अगर आपने सोचा है तो। अगर आपने अपने सपनों को साकार करना है तो दोस्त एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ सोने से सिर्फ नींद पूरी होती है, सपने नहीं। तो आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नींद भी त्यागनी पड़ेगी, यारी दोस्ती भी छोड़नी पड़ेगी, रिश्तेदारी भी छोड़नी पड़ेगी, शादी पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी। इतना श्योर है कि अगर आपने 1 साल अगर मेहनत किया तो आप सिलेक्शन 100% ले लोगे। दोस्तों, आज की हमारी जो बातचीत थी जितेंद्र जी के साथ में, वो एक केवल ड्यूटी या फिर जॉब की नहीं थी, बल्कि एक अनुशासन, संघर्ष और सपनों की थी। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको ये पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।